सो चलें शुरू करते हैं जी अपना फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर नंबर 1 का नेम है जी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा देखो, एक बात बड़ी नॉर्मल है कि अगर फर्ज करो आप यूएस चले जाते हो। अगर आप यूएस जाते हो तो अगर आपको लोगों से बातें करनी है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, तो आपको उसके लिए लाजमी है कि आपको इंग्लिश आती हो। ठीक है, अगर आपको लोगों की बातें समझनी है, लोगों से बातें करनी है, तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। इसी तरह बिजनेस भी है। बिजनेस में भी ना, अगर आपको बिजनेस को समझना है तो बिजनेस के लिए आपको बिजनेस की लैंग्वेज आनी चाहिए। और अकाउंटिंग की यही डेफिनेशन है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो आप कभी भी एक बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेट्स से कल को आप स्टॉक मार्केट में जाते हो। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक्स या जिसे आप बोल रहे हो शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, उस शेयर्स खरीदने से क्या होगा? जब आपने शेयर्स खरीदना है तो आप ऐसे तो नहीं किसी भी जाके कंपनी के शेयर्स खरीद सकते। आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसमें एक मेन फैक्टर है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। कि कंपनी इस टाइम फाइनेंशियली फाइनेंशियली किस जगह पर स्टैंड कर रही है। आपको स्टॉक्स या शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, बट उसमें एक मेन फैक्टर है कि कंपनी फाइनेंशियली कहां पर खड़ी है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है, आप कभी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो अकाउंटिंग से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो। तो आज फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको आज लिख के दिखाता हूं कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, जो अकाउंटिंग की दुनिया में ट्रांजैक्शंस चलती हैं, वो किस तरह चलती हैं। आज आपने ये फर्स्ट पहला स्टेप इसका देखना है, तो आपको समझ आती रहेगी। जब जब हम आगे आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे आपको समझ आती रहेगी। देखो, पहली चीज होती है बिजनेस में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। ट्रांजैक्शन सेल की हो सकती है, ट्रांजैक्शन परचेज की हो सकती है, वट एवर। आपने माल उधार पर बेचा, आपके रिसीवर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन जनरेट होती है। अब उस ट्रांजैक्शन जनरेट होने के बाद दूसरी चीज क्या होती है? उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किस तरह किया जाता है? इन फॉर्म ऑफ डबल एंट्री। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, डबल एंट्री। तो देखेंगे डबल एंट्री क्या होती है। डबल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। देन थर्ड स्टेप क्या होता है? इस डबल एंट्री से आप क्या बनाते हो? टी अकाउंट्स, या जनरल लेजर जिसे आप बोलते हो। जनरल लेजर बनते हैं। अब इस जनरल लेजर से क्या होता है? इस जनरल लेजर से आगे बनता है आपका ट्रायल ट्रायल बैलेंस। एंड देन इस ट्रायल बैलेंस से आपके पास क्या बनती हैं? आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOCIE। देन आपके पास बनती है जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स। ये पांच तरह की आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। देखो, बिजनेस में हमेशा यही होता है, बस ये एंड है, इस पॉइंट पर एंड है, इसके आगे कोई काम नहीं होता। अकाउंटिंग में आपको बस यही सीखना है, आपने ट्रांजेक्शन किस तरह उठानी है, आपने उसको रिकॉर्ड किस तरह करना है, आपने उसको टी अकाउंट में किस तरह लेके जाना है, टी अकाउंट से ट्रायल किस तरह बनाना है, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। ये चीजें आपको सीखनी है इस अकाउंटिंग की बुक में। आपको सिर्फ ये चीजें सीखनी है। और आपकी तीन अकाउंटिंग की बुक हैं, FA1, FA2 एंड F3, जिसे आप बोलते हो FFA। तो ये तीनों बुक्स में आप यही सीखने वाले हो कि आप अपने ट्रांजेक्शन को किस तरह रिकॉर्ड करते हो, इसको एनालाइज करते हो, इसको किस तरह यूज करते हो। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अब शुरू से। अच्छा, एक बात,
हम हर चैप्टर को 2 वीडियोस में कवर किया करेंगे। आपके पास ऑलमोस्ट 14 to 15 चैप्टर्स हैं, तो ये मैक्सिमम आपका कह लें जी एक 40 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। देन फिर हम आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड देन आपका जब भी आपका दिल करे आप उसका पेपर बुक करवा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है? It is the systematic process of recording, summarizing, and reporting a company financial transaction to create a standardized financial statement. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आप एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे के जरिए प्रोसेस करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, उस ट्रांजैक्शन की समरी बनाते हो, समरी से उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, और उन रिपोर्ट से आपकी एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। हमारे पास 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? ये आपके सामने लिखी हुई हैं, हम अलग अलग कलर से इनको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहली होती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी फाइनेंशियली किस जगह पर स्टैंड कर रही है। देन आपके पास आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि कंपनी का जो साल का पूरे का प्रॉफिट और लॉस वो कहां पर बुक होता है, वो किस तरह बुक होता है। देन आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि कंपनी के पास इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में सिर्फ आपके पास कैश की आना जाना देखा जाता है, ठीक है, और इसमें नॉन कैश आइटम कोई भी इंक्लूड नहीं होती। देन स्टेटमेंट आपके पास आती है जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, बल्कि शायद हम ये कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड देन आपके पास आता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5 तरह की आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं: स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ ये पांच अगर आपको समझ आ जाएं, तो आप किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली देख सकते हो कि वो किस जगह पर स्टैंड कर रही है। कंपनी फाइनेंशियली किस जगह पर स्टैंड कर रही है, अगर ये 5 स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी आ जाए, इनको एनालाइज करना आ जाए, इनको समझना आ जाए। अब हमने क्या करना है, हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक चीज को पढ़ना है। हर एक चीज, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। और वो बहुत सी छोटी सी चीजें हैं, और एक बार आप उनको पढ़ लोगे तो आप किसी भी कंपनी का खोल के डाटा देख लोगे। आप गूगल पे जाओ, किसी भी कंपनी का खोल के डाटा देखो, आराम को देख लो, आप किसी भी ऑयल इंडस्ट्री, किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक करती है, जितनी भी पब्लिक एंटिटीज हैं। तो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, अगर आपको ये 5 फैक्टर्स की अंदर जो हम पढ़ाएंगे आज और कल की क्लास में, अगर आपको वो समझ आ जाए, तो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कह सकते हैं हाँ ये इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज लिखी हुई है, इसमें ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। और आपका काम ही यही है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है और अपने यूजर को बताना होता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या गलत बनी है, ठीक है जी। तो इट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ टू एक्सटर्नल यूजर। अब आपका एक्सटर्नल यूजर कौन है? एक्सटर्नल यूजर आपका है जी शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन है? देखो, कंपनीज में प्रोसेस चलता किस तरह है। आपके पास एक कंपनी बनाई जाती है, एक कंपनी बनती है, उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर आते हैं। शेयर होल्डर आते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। उन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया। अब शेयर होल्डर का काम यहां तक था कि उसने सिर्फ पैसा लगाया है। कंपनी को चलाएगा कौन? कंपनी को चलाएंगे डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। आपके पास 5 6 10 जितने भी आपने हायर करने हो, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वो डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, और शेयर होल्डर का काम होता है सिर्फ उसने उसमें पैसा लगाया होता है। अब डायरेक्टर का करना क्या है? डायरेक्टर ने कंपनी को सारा साल चलाना है। चलाने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर वो बनाएगा ये 5 स्टेटमेंट, ये वाली 5 स्टेटमेंट बनाएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 स्टेटमेंट बनाएगा, और ये स्टेटमेंट्स अपने शेयर होल्डर को दे देगा, इस शेयर होल्डर को दे देगा। अब ये शेयर होल्डर, अब देखो, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया होता है उनके पास टाइम नहीं होता, वो खुद नहीं देखते। उन्होंने उन्होंने आपको हायर किया होता है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आप हैं जी इस कंपनी के ऑडिटर। वो आपको हायर करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये डायरेक्टर है, इसने ये स्टेटमेंट बनाई है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे बनती है, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ये जो 5 स्टेटमेंट इससे मुझे बना के दिए हैं, क्या ये सही है या ये गलत है। तो ऑडिटर क्या करता है, वो इन
उसको अगर इन सब चीजों की नॉलेज है तो वो दोबारा से इन स्टेटमेंट्स को खोलता है, वो एक एक आइटम लाइन आइटम को चेक करता है। हर चीज को चेक करने के बाद शेयर होल्डर, ये जो ऑडिटर होता है, ये शेयर होल्डर को रिपोर्ट भेजता है कि सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके डायरेक्टर ने बनाई है ये सही है या ये गलत है। दोनों तरह की रिपोर्ट हो सकती है। अब देखो, आप किसी पर ट्रस्ट करके बिजनेस नहीं ना चलता। शेयर हो आप किसी को पैसे देते हो तो आप डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर काम भी वही कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही बना रहा है, वो आपको बना के जो मर्जी पकड़ा दे, आपको उसको वेरीफाई करवाना होता है। तो वेरिफिकेशन का काम कौन करता है? आप लोग, यानी कि ऑडिटर्स। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग की दुनिया सिर्फ 5 चीजों पर बेस करती है। देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनके आगे सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ये 5 एलिमेंट समझ आ जाएं तो आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी चीजें हैं सब की सब समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसका एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं अल्सर। सॉरी टू से, ये एक बीमारी है। तो अल्सर, एक एक चीज। ए से क्या बोलता है जी? एसेट्स। एल फॉर लाइबिलिटीज। सी फॉर कैपिटल। ई फॉर एक्सपेंसेस एंड आर फॉर रेवेन्यू, या जिसे आप इनकम बोलते हो। अब ये 5 हेड्स हैं। अगर ये 5 हेड्स आपको समझ आ गए, आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल सकते हो। ये पांचों की पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक होती हैं। आप किसी भी कंपनी का नाम लिखो, उसकी देखो जी, एसएफपी निकाल दो, एसपीएल निकाल दो, आपकी कैश फ्लो निकाल दो, तो आपको मिल जाएगी गूगल पर। अगर ये आपको 5 चीजें समझ आ गई, आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि इसके पास ये चीज पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये गलत है, ये सही है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काबिल एतमाद है या नहीं है। ठीक है जी। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है जी आपके एसेट्स। सबसे पहला एलिमेंट है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? देखो, कंपनी के पास कोई भी चीज ऐसी है जो कि उसके कंट्रोल में है, ऐसी चीज जो कि कंपनी के कंट्रोल में है, वो क्या कहलाती है? कंपनी का एसेट कहलाती है। हर वो चीज जो कि कंपनी के कंट्रोल में है, वो क्या कहलाती है? उसका एसेट। अच्छा, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक इसका एमसीक्यूज बताता हूं जो कि आपको नॉर्मली पेपर में टेस्ट होता है। These are the resources that are controlled by an entity। एंटिटी यानी कि कंपनी, जो कंपनी है उसको एंटिटी बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि कंपनी कंट्रोल करती है, एंड विल गिव अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट पैसे देती है, उसको पैसा जनरेट करके देती है। इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लोज टू द कंपनी। इकोनॉमिक बेनिफिट उससे कंपनी में आते हैं। देखो, एसेट वो चीजें जो कि कंपनी के कंट्रोल में है और उनसे कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, कैश इनफ्लो आता है कंपनी के पास। कंपनी के पास उन एसेट्स के जरिए कंपनी के पास क्या आता है? कैश फ्लो जनरेट होता है, कंपनी पैसा कमाती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अब पेपर में क्या होता है? पेपर में एक नॉर्मल डेफिनेशन आती है, वो कहता है बताओ एसेट की डेफिनेशन क्या है। एसेट की डेफिनेशन लिखी होती है, एनीथिंग विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, और एनीथिंग विच इज ओनली कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है? ओन्ड एंड कंट्रोल वाला या सिर्फ कंट्रोल वाला? सिर्फ कंट्रोल वाला। देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी की ऑनरशिप में नहीं होती, कंपनी उसको ओन नहीं करती बट उसको कंट्रोल करती है। हर चीज कंपनी ओन नहीं करती बट हर चीज कंपनी कंट्रोल करती है। ये बड़ी लाइन है, इसको दोबारा पढ़ें। हर चीज कंपनी ओन नहीं करती बट हर चीज कंपनी कंट्रोल जरूर करती है। तो जो चीज कंट्रोल करती है, हमने उसको डेफिनेशन दे दी कि वो इसका एसेट है। जो जो चीजें कंपनी कंट्रोल करेगी वो उसका एसेट कहलाएगी। अच्छा, अब पेपर में आपको ये डेफिनेशन आएगी, आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है? एनीथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी नॉट के ओन्ड। कंपनी ओन करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का कंट्रोल लाजमी है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, आप फर्ज करो बैंक जाते हो, आपने बैंक से एक लीज पर कार ली। आपने वो लीज पर उधार पर कार ले ली। अब वो कार किसके नाम है? कार तो नाम है बैंक के। यूज कौन कर रहा है? कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल है कंपनी के पास। तो इस तरह के पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर हम ऑनरशिप और कंट्रोल वाली दोनों वाली डेफिनेशन लगाएं तो यहां पर ऑनरशिप नहीं है, कंट्रोल है, और हम उसको एसेट भी कह रहे हैं। तो इस वजह से अकाउंटिंग ने ये पुरानी डेफिनेशन खत्म कर दी है, कंट्रोल एंड ओन्ड वाली। अब सिर्फ हर वो एसेट एसेट कहलाएगा जो कि कंट्रोल होगा।
नॉट के ऑनरशिप, ऑनरशिप उसकी मैटर नहीं करती। कंपनी अगर उसको कंट्रोल कर रही है तो वो उसका एसेट कहलाएगा। ठीक है जी। एसेट्स में कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी कि जो सामान आप खरीद के रखते हो बेचने के लिए। रिसीवेबल्स, कंपनी उधार पर भी सामान बेचती है, उनको बोलते हैं रिसीवेबल्स। कैश एंड बैंक, कंपनी के पास जितना कैश या बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी उसका एसेट होता है। मशीन्स, बिल्डिंग्स, कार्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्री पेमेंट्स, ये सारी चीजें आपके पास एसेट्स होती हैं। जितनी भी चीजें कंपनी के पास पड़ी हुई हैं ये कंपनी के एसेट्स कहलाती हैं। अब सबसे पहली चीज हमने बोली कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? गुड्स दैट आर बॉट विद द इंटेंशन टू रीसेल। ये इसकी डेफिनेशन है, ये भी पेपर में आ जाती है डायरेक्टली। वो आपको बताता है इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है। ऐसी चीजें जिसकी जो कि इस इंटेंशन से खरीदी जाए, जो कि इस इरादे से खरीदी जाए कि हम उनको बेच सकें, हम उनको सेल कर सकें, तो वो इन्वेंट्री कहलाती हैं। इसी तरह रिसीवेबल भी आपका एसेट होता है। रिसीवेबल क्या है जी? द पर्सन टू विच बिजनेस गिव्स क्रेडिट। ऐसा बंदा जिसको बिजनेस क्रेडिट यानी कि उधार पर सामान देता है, जिनको बिजनेस उधार पर सामान देता है। देखो बिजनेस की दुनिया ना हमेशा उधार पर चलती है। बिजनेस लेता भी उधार है। मोस्टली मोस्टली जो नॉर्मली चलता है कैश बिजनेस में होते हैं, बट नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं वो उधार पर चलते हैं। बिजनेस उधार पर ही सामान खरीदता है और आगे कस्टमर भी उसके मोस्टली क्रेडिट वाले ही होते हैं, वो उधार वाले ही होते हैं। ठीक है। तो इस तरह जब हम किसी को चीज बेचेंगे उधार पर तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसीवेबल्स। देन आपके पास आता है प्री पेमेंट। ये भी आपका एसेट होता है। प्री पेमेंट का क्या मतलब? एक्सपेंसेस दैट आर पेड बट नॉट यूटिलाइज। ऐसे खर्चे जिनके लिए आपने पे कर दिया है बट अभी तक वो खर्चे आपने यूटिलाइज नहीं किए, यानी कि एडवांस पेमेंट। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन एक नॉर्मल एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स की आज आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले उसके लिए पेमेंट करोगे, देन आप उसको पूरा महीना यूज करोगे। तो दिस इज प्री पेमेंट, कि ऐसे खर्चे जो कि आपके हो गए बट स्टिल अभी तक आपने उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं किया। इसमें आपकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आ जाती है, आपके सिम चार्जेस आ जाते हैं, आपका रेंट आ जाता है, जो कि आप ये सारी चीजें जो कि आप एडवांस में पे कर देते हैं ना किसी चीज के लिए, तो वो आपका प्री पेमेंट बन जाता है, जिसके लिए अभी तक आपने यूटिलाइजेशन नहीं की, आपने चीजें यूटिलाइज नहीं की बट आपने उसके लिए पेमेंट कर दी है। तो ये है जी आपके एसेट्स। अब एसेट्स की आगे दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये जो सारी चीजें पड़ी हैं, ये जो सारी चीजें भी पड़ी हैं, इन्हीं चीजों को स्प्लिट किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। सबसे पहले आपके पास आते हैं करंट एसेट्स, देन आते हैं आपके पास नॉन करंट एसेट्स। दो तरह के एसेट होते हैं, एक करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर यूज्ड विद इन 12 मंथ। ऐसी चीजें, ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम अपने? करंट एसेट्स। या एसेट्स दैट गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट लेस देन 12 मंथ। ऐसे एसेट्स जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसा इनफ्लो, पैसा जनरेट करके देते हैं लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम कम के अरसे में, ऐसे एसेट्स को क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। और इनमें कौन कौन सी चीजें आती है? रिसीवेबल्स, यानी कि उधार पर सामान बेचा गया, जो आपने उधार पर सामान बेचा वो आपके रिसीवेबल्स होते हैं। और रिसीवेबल कंपनी में ना उधार कितने दिनों का होता है? 30 दिन का, 60 दिन का या 90 दिन का, बस इतना ही क्रेडिट लिमिट होती है। बिजनेस जो चलते हैं वो इतनी ही क्रेडिट लिमिट पे चलते हैं, या वो 1 महीने का उधार देते हैं, 2 महीनों का या 3 महीनों का, बस मैक्सिमम। तो रिसीवेबल जो होते हैं वो आपके 3 महीनों के अंदर अंदर आप यूटिलाइज करते हो, तो ये क्या होते हैं? आपके करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंट्री, जो आप सामान खरीद के लाते हो, क्या आप उसको 1 2 2 साल 3 3 साल पड़ा रहने देते हो? नहीं सर, जो आपने इन्वेंट्री लाई है आपकी इंटेंशन यही होती है आप उसको जल्दी से जल्दी बेच दो। आप उसको ज्यादा नहीं, को बहुत ही प्रीशियस इन्वेंट्री भी होगी तो आप उसको 2 4 5 या 6 महीनों के अंदर अंदर बेच देते होते हो। बहुत ज्यादा प्रीशियस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो वो 6 महीने के अंदर अंदर। नहीं तो नॉर्मली जो बिजनेस की इन्वेंट्री होती है वो उसका मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, जो बिजनेस चीजें सामान बनाकर बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या होता है कि उनके पास जो इन्वेंट्री होती है वो डेली यूज होने वाली होती है। तो ऐसी ये भी 12 महीने से कम के अंदर अंदर यूज हो जाती है और आपको कैश जनरेट करके देती है। देन कैश एट बैंक, ये जो पैसा और बैंक में जो आपके पास कैश पड़ा है ये मूव होता रहता है, ये रोटेट करता रहता है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो ये चीजें भी सारी आपकी करंट एसेट्स होती हैं। देन प्री पेमेंट्स।
प्री पेमेंट, एडवांस में पेमेंट। एडवांस में पेमेंट किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं होता आपने 5 साल पहले ही एडवांस में किसी चीज की पेमेंट, हाँ वो एक रेयर केस हो सकता है, बट कोई ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज के लिए 2-4 साल पहले ही पेमेंट कर दी और आपने 2 साल बाद वो जाके इस्तेमाल करनी है। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के लिए ये नहीं होगा आपने 2 साल पहले नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदी थी, 2 साल बाद वो यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि प्री पेमेंट्स, ये छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं जो कि आप एडवांस में कर देते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके करंट एसेट्स होते हैं। देन एसेट्स दैट आर यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और या एसेट्स दैट गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ। ऐसे एसेट्स जो कि आपको बेनिफिट दें कितनी देर के लिए, 12 महीनों से ज्यादा। करंट एसेट्स कौन से थे जो कि 12 महीने या 12 महीने से कम कम बेनिफिट देते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं जो कि 12 या 12 से ज्यादा महीने बेनिफिट देते हैं। इनमें नॉर्मल एग्जांपल आती है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग खरीदी हुई है तो आप उसको लंबे अरसे के लिए यूज करते हो। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में आपके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। आपने कंपनी में एसी लगवाया, आपने कंपनी में आपने फिक्सचर फिटिंग करवाई हुई है, आपने कोई ऐसा ब्रिक वर्क करवा लिया कंपनी के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी चीजें, ये एसेट्स, मशीनरी, आपके पास ऑफिस फर्नीचर, जो भी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी नॉन करंट एसेट आ जाती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक एसेट करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके पेपर में बस यही चीजें टेस्ट होती हैं, एज अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। और ये मैं पहले पेपर की बात नहीं कर रहा, ये आपके आखिरी पेपर में भी यही करंट एसेट्स होंगे, यही नॉन करंट एसेट होंगी, बस यही 2-4 चीजें। और रियल वर्ल्ड में भी यही होता है, इससे ज्यादा चीजें नहीं होती आपके पास। और अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसको आपको खुद को एनालाइज करना पड़ सकता है कि क्या ये मेरा करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, तो आपको एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आप उसको 12 महीने के अंदर अंदर यूज कर लोगे या उससे बेनिफिट उठा लोगे तो आप उसको करंट एसेट में डाल दो, अगर नहीं तो आप उसको नॉन करंट एसेट में डाल दो। ठीक है जी, तो दिस इज योर एसेट। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कंपनी कंट्रोल करती है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या इनफ्लो ऑफ कैश जनरेट होता है। और उनमें आपके पास दो टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं, और नॉन करंट एसेट जो कि 12 महीनों से ज्यादा देर तक चलते हैं या उनसे हमें 12 महीनों से ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रही है सब कुछ? जी। हाँ। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी चीज, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी कि उधार, ऑब्लिगेशन। इट इज एन ऑब्लिगेशन of the business of which result in future economic benefit to be outflowed। अब इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, outflowed from the entity। लाइबिलिटी क्या होता है? देखो मैंने अभी बोला कि बिजनेस उधार पर चलता है। अगर बिजनेस उधार पर चलता है तो जितना भी उसका देने वाला पैसा है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने वाली हैं, जितना भी उसने लोगों को पे ऑफ करना है, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं आपकी? बिजनेस की लाइबिलिटीज। बिजनेस की क्या कहलाती हैं वो? लाइबिलिटीज। किसी भी चीज के लिए बिजनेस को पे करना है तो वो क्या कहलाती है? उसकी लाइबिलिटी। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके पास? लॉन्ग टर्म बैंक लोन, आपने एक लंबे अरसे के लिए बैंक लोन लिया हुआ है। पेबल्स, आपने अब देखो रिसीवेबल था एक वर्ड, एक वर्ड है पेबल। एक मिनट रुकिएगा।
सॉरी गाइस, वापस आ गए हम। अच्छा, हम पढ़ रहे थे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बिजनेस का कोई भी पैसा देने वाला है, बिजनेस ने किसी भी बंदे को कोई भी पैसा देना है, तो वो उसकी लाइबिलिटी कहलाता है। अब लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लाइबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ जाता है, कि आपने लंबे अरसे के लिए बैंक लोन लिया है। बिजनेस जो होते हैं वो करोड़ों के बिजनेस चल रहे होते हैं, तो वो कभी भी एक 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लोन नहीं लेते। हाँ, वो किसी छोटी कंडीशन के लिए हो सकता है, बट नॉर्मली जो बिजनेस लोन लेते हैं वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20-20 साल के लिए लोन लेते हैं। ठीक है। देन आपके आते हैं पेबल्स। अब पेबल्स क्या होते हैं? कि बिजनेस एक तो सामान बेचता है उधार पर, उसे हम बोलते हैं रिसीवेबल। अगर आपने किसी को सामान उधार पर बेचा तो उसे बोला जाता है रिसीवेबल्स। बट अगर किसी से सामान आपने उधार पर खरीदा तो उसे क्या बोला जाता है? पेबल्स, कि मैंने इस बंदे को पे करना है। रिसीवेबल्स जिससे आपने सामान, जिसको आपने सामान बेचा उधार पर। पेबल्स जिससे आपने सामान उधार पर लिया। ठीक है जी। देन ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, आप अगर एटीएम यूज करते हो तो आपको पता होगा, कभी कभार आपके बैंक में पैसे नहीं होते। ऐसा कंडीशन आ जाती है कि आपका बैंक जीरो है। अब बैंक जीरो है तो इस कंडीशन में ना, आप अपने बैंक के अच्छे कस्टमर हो, अच्छे बच्चे हो, तो आप बैंक के पास जाते हो। अब बैंक को कहते हो, यार ऐसा करोगे ना, थोड़ी सी ना लिमिट ही दे देते उधार की, मतलब छोटा मोटा उधार यार, 10,000 15,000 तक, तो कुछ थोड़ा सा उधार की लिमिट तो दे दो। तो वो कहते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कि यार, फर्ज करो, हाँ आप हमारे अच्छे कस्टमर हो, तो हम ऐसा करते हैं, आपको ना 7,000 तक रुपए की ना, 7,000 की लिमिट दे देते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो भी हुआ और आप अपनी एटीएम से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो हम आपको 7,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन की इजाजत देंगे। 7,000 रुपए तक आप बैंक से उधार ले सकते हो, यानी कि आपका बैलेंस बैंक में क्या शो हो रहा होगा? -7,000 रुपीज। ठीक है। बैलेंस आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो बिजनेस के पास ये फैसिलिटीज होती हैं, छोटे मोटे ओवरड्राफ्ट की, बड़े बड़े ओवरड्राफ्ट की भी लिमिट होती है। ठीक है, ये तो हमने 7,000 एक नॉर्मल बंदे की बात की है। बिजनेस के पास तो इससे भी बड़ी लाखों की, करोड़ों की लिमिट्स होती हैं ओवरड्राफ्ट की भी। ठीक है। तो दिस इज ओवरड्राफ्ट। और ये पैसे जो होते हैं वो आपको 1 2 या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर आपको वापस करने होते हैं। ये ओवरड्राफ्ट एक छोटा सा लोन होता है एक किस्म का। देन आते बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। क्या चीज है जी? एक्रूड एक्सपेंसेस। अब एक्रूड एक्सपेंसेस क्या है जी? एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट आर यूटिलाइज्ड बट नॉट पेड। देखो, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? आपकी प्री पेमेंट्स, ऐसी चीजें जिनके लिए आपने एडवांस में पे कर दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने कर लिए हैं, आपने वो चीज पूरी यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने उसके लिए पैसे पे नहीं किए। जिसकी नॉर्मल एग्जांपल है आपकी घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल। इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं वो कैसे आते हैं? आप सारा महीना पहले बिजली यूज करते हो, एंड ऑफ द मंथ आपको बिल रिसीव होता है, और आपके पास 8-10 दिन का टाइम होता है, आपने 8-10 दिन के अंदर अंदर वो बिल पे करना होता है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस भी आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपने उस खर्चे के लिए, आपने वो खर्चा यूज कर लिया है, आपने एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं अभी तक दिए, तो पैसे देने हैं इन फ्यूचर, तो ये आपके एक्रूड एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होता है। इसी तरह ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या आता है? द पर्सन दैट गिव्स क्रेडिट टू बिजनेस। ऐसा बंदा जो बिजनेस को क्रेडिट दे रहा है, यानी कि आपको। आपने हमेशा अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है। जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो आपने हमेशा अपने आप को कंसीडर करना है, क्या हमारी बात हो रही है। ठीक है। देन आते हैं आपके पास ओवरड्राफ्ट। हमने अभी बात की, इट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म बैंक लोन, रीपेबल ऑन डिमांड। एटीएम कार्ड नेगेटिव बैलेंस, वही कि आपका ये एक शॉर्ट टर्म सा लोन होता है, जो कि बैंक आपको ऑन डिमांड आपको पे करना पड़ सके। मैं, बैंक आपको कहता है मैं आपको 2 महीने के लिए उधार देता हूँ, 1.5 महीने के लिए, 1.5 महीने बाद आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये भी एक लाइबिलिटी होता है आपके ऊपर। अब जैसे एसेट्स की दो टाइप थी, लाइबिलिटीज की भी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी इज टू विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ। ऐसी लाइबिलिटी जिनके लिए 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, और विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ। और ऐसी लाइबिलिटीज जिनके लिए आपको 12 महीने से ज्यादा टाइम होता है पे करने के लिए। ऐसी लाइबिलिटीज जिनको आपने 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ पे करना है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। और आफ्टर 12 मंथ वाली आपके पास क्या कहलाती है? आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या आती हैं जी? ट्रेड पेबल्स, ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ये सारी की सारी चीजें 12 महीनों के अंदर अंदर हो रही होती हैं।
तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। इन इन सब चीजों के लिए आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। आपने अगर किसी से उधार लिया है तो ट्रेड पेबल है, उसके लिए 12 महीनों के अंदर अंदर। आपने बैंक से उधार लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट है, तो वो भी 12 के अंदर अंदर। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, इनको भी आपने साल के अंदर अंदर सेटल करना होता है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन 8 महीनों का, 10 महीनों का बैंक लोन है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा आ जाए ना 13 मंथ बैंक लोन, अब ये 12 महीनों से ज्यादा हो गया, तो दिस इज क्या होगा, ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो जाएगा। ठीक है जी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास एक ही चीज आती है, लॉन्ग टर्म लोन। तो इसी तरह आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, मोर देन 12 मंथ्स के लिए, जिसके लिए आपको पे करना है, तो आपका वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। अब इसमें पेपर में कैसे सवाल आएगा आपको, वो आपको एक नॉर्मल सवाल पूछता है कि आपने 15,000 का लोन लिया बैंक से, 15,000 रुपीज का बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, और लोन कितने देर के लिए है, 5 ईयर्स के लिए। हर साल आपको कितना पे करना है, इक्वल अमाउंट, यानी कि 3,000 रुपए हर साल। 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, और यहाँ पे आपका लोन 3,000 देके खत्म हो जाएगा। हर साल आपको 3,000 रुपए पे करना है। तो बताओ, एक साल गुजर गया होगा, यानी कि ये वाला अरसा गुजर गया है। इस पॉइंट पे आप खड़े हो, आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपने पहली इंस्टॉलमेंट सॉरी पे कर दी है। ठीक है। तो बताओ कि आपके पास करंट लाइबिलिटी कितनी है और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। तो सर, ये जो अगला एक साल होगा ये आपकी करंट लाइबिलिटी होगी, तो अगले 3 साल ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। कैसे, ये 3,000 तो आपने पे कर दिया, पहला 3,000 पे कर दिया, आपके पास कितनी लाइबिलिटी रहेगी, 12,000 रुपए की। अब इस 12,000 रुपए में से 3,000 रुपए आपकी करंट लाइबिलिटी होगा, यानी कि वो साल के अंदर अंदर पे करना है, एक साल के अंदर। और ये जो बाकी 9,000 रुपए बचेगा वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। ये आपका पेपर में, आपकी बुक में भी एक सवाल आएगा, उसमें भी सेम यही सवाल है कि आपके पास एक बैंक लोन है जो कि आपको 5 साल के अंदर पे करना है। तो आपने बताना है कि उसको आपके पास करंट लाइबिलिटी कितनी है और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है जी। देन एकदम आप थर्ड। दोबारा समझा देंगे? जी जी। वही, ये क्वेश्चन आप समझा देंगे? जी जी, मैं आपको ये जब हम सवाल करेंगे तब भी समझाऊंगा। अगर ये एक बार और कहती है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये देखें जी, आपके पास, आपने एक बैंक लोन लिया है 15,000 रुपए का, आपके पास 5 साल की टर्म है। आपका ये है जी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। आपको हर साल 3,000 रुपए पे करना होता है। आपका पहला साल गुजर चुका है, आपने 3,000 रुपए पे कर दिए, और आज की ही डेट आपको सवाल में दी गई होगी। ठीक है। आज पे खड़े होके वो आपको कहेगा कि बताओ कि मेरे पास अभी करंट लाइबिलिटी कितनी है और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। लोन कितना था, 15,000 रुपए, जिसमें से 3,000 तो पहले ही पे हो चुका है। कितना लोन रह गया, 12,000 रुपए अभी और भी पे करना है। अब इस 12,000 का स्प्लिट देखना है कि आपको 12,000 में से कितनी करंट लाइबिलिटी है और कितनी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो आपको पता है, आपको हर साल 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000, ऐसे करके 12,000 का पे करना है। ठीक है, 3-3 हजार करके। तो बताओ, इसमें से ये तो काम खत्म हो गया, ये सिलसिला तो वैसे ही खत्म हो गया, ये एक साल गुजर चुका है। अब बताओ आपकी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी होगी। तो जो एक साल के अंदर पे करना है, ये जो पहला 3,000 रुपए है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। और आगे वाले जो 3 साल हैं, ये 3, 3 और 3, यानी कि 9,000 रुपए, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाते हैं। अब समझ आइए। जी आगे। अच्छा, तो जल्दी जल्दी से एक और पढ़ सकते हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा चलें, बस आज की क्लास यही है। ठीक है। अगर आप देखें तो मोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, हाफ हम कल करेंगे, और देन फिर इसके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको मैं आपको पिक्चर्स भेजता हूँ, एंड ऑफ द क्लास में आपको पिक्चर्स भी भेज दिया करूंगा, और जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। ठीक है। तो आपने जी एक बार ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना है, जी ठीक बहुत है। ज्यादा कोई लेंथी चीजें नहीं है, सीरियसली बहुत इजी पेपर आता है, इजीएस्ट पेपर होता है आपका। ये एसीसी का सबसे इजी पेपर है आपका, और आसानी से पास हो जाएगा। चिल रहना है, परेशान नहीं होना, और पेपर पास हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ठीक है। जी सो बहुत शुक्रिया। बस मैं आपको ये पिक्चर्स भेज देता हूँ, अभी आप देख लीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पे आपको ये पिक्चर्स रिसीव हो जाएंगी। देन फिर आपके पोर्टल पे भी ये क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है जी। ये मिनिमम अभी 11:30 हो गए हैं, तो 12:30 तक आपकी क्लास भी अपलोड हो जाएगी आपके पोर्टल पर। ठीक है जी। जी ठीक है। जी जी ठीक। आपका कोई सवाल। नहीं, आज समझ आ गई सारा। ओके जी।
सो मिलते हैं जी कल की क्लास में। अच्छा, क्लास टाइमिंग सेम ही रहेगी। अब डेली क्लास का शेड्यूल ही मैं भेजा करूंगा, आपकी क्लास टाइमिंग डेली यही है, ठीक है। हाँ, जिस दिन चेंज होगी ठीक है। कोई चीज, वो उस दिन चेंज मैं आपको बताया करूंगा, ये चेंज है आज, ठीक है। जी ठीक है। जी ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मिलते हैं जी कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज।